खालिद बच्चों की खातिर दुबई चला गया और जिंदगी के 42 साल इसने दुबई में मजदूरी करके बेटों और दामाद को कारोबार बनाकर दिए। और जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो वो 42 साल बाद पाकिस्तान आया तो अपनी औलाद को देखकर बहुत खुश हुआ। और कुछ दिन बाद बेटा बोला, अब्बा जो कमा कर लाए हो मुझे दो। तो बाप बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बेटे जूते उतार के बाप के मुंह पर मारने लगे और फिर मार पीट कर बाहर फेंक दिया। अचानक बेटी ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दी और थोड़ी देर बाद बेटे के कदमों तले से जमीन निकल गई जब इसने देखा। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि खालिद कई सालों बाद वापस पाकिस्तान आ रहा था। जो जवानी से कमाने के लिए दुबई गया था, बस चंद दफा ही पाकिस्तान इसका आना हुआ था। भरपूर जवानी बुढ़ापे में बदल गई थी। स्याह बालों में सफेदी उतर आई थी। अब तो इसे कई बीमारियों ने घेर लिया था। ये पाकिस्तान से दुबई गया था तब बच्चे छोटे छोटे थे, बीवी जवान थी। कहने लगी, खालिद यहीं कोई काम ढूंढ लो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे 10 साल गुजारूंगी। शम्सा की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। इसकी शादी को बस 5 साल ही तो गुजरे थे और साल साल बाद 4 बच्चे भी हो गए थे। घर के अखराजात इतने ज्यादा एकदम से बढ़ गए थे कि खालिद की कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल से होने लगा। लेकिन फिर भी शम्सा सब्र से गुजारा कर रही थी कि जब खालिद के दोस्त ने इसे कहा कि दुबई में जाकर पैसा कमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापा सुकून से गुजारो तो फिर दुबई जाकर मेहनत करो और पैसे घर भेजते जाओ। घर वाले यहाँ पर अपना घर और सब कुछ खरीद लेंगे। जब तुम वापस आओगे तो सुकून की जिंदगी गुजारोगे। खालिद को भी इसका मशवरा अच्छा लगा कि मेहनत तो हर जगह दरकार है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ मेहनत का सिला मिलता है। बैरून मुल्क जाऊंगा तो जी जान से मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम और सहूलियत दे सकता हूँ। ये बात जब इसने शम्सा से की तो वो इसे गौर से देखने लगी। कहने लगी कि क्या जाना जरूरी है, हम ऐसे ही गुजारा कर तो रहे हैं। मैंने तो कभी आपसे शिकायत नहीं की। खालिद कहने लगा, शम्सा बच्चों के बारे में सोचो, अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे तो इनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। फिर इनके लिए तो जा रहा हूँ। शम्सा की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी, 10 साल का अरसा छोटा तो नहीं होता, लेकिन खालिद इरादा कर चुका था। शम्सा का जेवर बेचा और दुबई का वीजा लगवा लिया। 10 साल में जो कुछ कमाया शम्सा को भेजता रहा। शम्सा ने भी शौहर की कमाई को बर्बाद नहीं किया था, बल्कि अपना घर खरीद लिया था। इसने जमीनें भी खरीद ली थी। 10 साल बाद जब खालिद पाकिस्तान आने लगा तो इसके सेठ ने कहा कि बस 3 दिन की छुट्टी दे सकता हूं तुम्हें, 3 दिन बाद वापस लौट आना होगा। खालिद पाकिस्तान आया तो शम्सा ने साफ कह दिया कि बस अब आप वापस नहीं जाओगे। लेकिन बड़ा बेटा कहने लगा कि इसने इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, जिसमें लाखों का खर्चा था। बेटी भी सर निकाल चुकी थी और कुछ सालों में इसकी शादी की भी फिक्र लाहक हो जानी थी। खालिद ने सोचा कि 10 साल और दुबई में अगर लगा आएगा तो मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर फिर वो दुबई में काम कर ले तो बच्चों के ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। शम्सा आंसू बहाती रह गई, लेकिन खालिद नहीं रुका। इसके बाद जब वापस आया तो बड़े बेटे और बेटी की शादी थी। बेटा 25 साल का हो चुका था और बेटी 24 साल की थी। रिश्ते तक शम्सा ने ही तय किए थे। काफी बीमार रहने लगी थी। शादी पर खालिद ने ठीक ठाक खर्चा किया था। बड़े बेटे ने कहा कि अब्बा अब मैंने भी कारोबार करना है, बहुत हाथ पांव मार चुका हूँ मगर नौकरी नहीं मिल रही। वो कहने लगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब मैं हूं तो क्यों परेशान होता है। 20 लाख का चेक खालिद ने बड़े बेटे के हाथ में रखा था। कहने लगा, ये ले लो, जो कारोबार करना है कर लो। ये देखकर बेटा खुश हो गया। अगले ही रोज बीवी के साथ हनीमून पर इस्लामाबाद मरी चला गया। कहने लगा, बस 1 हफ्ते की छुट्टी मनाकर जैसे ही लौटूंगा कारोबार शुरू कर लूंगा। शम्सा की तबीयत काफी दिनों से खराब थी। दुबई में तो शम्सा से खालिद बस 2 मिनट ही बात करता था। शम्सा के पास बहुत कुछ था शोहर को सुनाने के लिए, लेकिन खालिद के पास तो जैसे वक्त ही न था। बेटे को पैसे देकर कुछ पुरसकून हुआ था कि अच्छा है अब वो कारोबार करेगा और वो भी पाकिस्तान में सुकून की जिंदगी गुजारेगा। कि अगले ही रोज बेटी रोती हुई मैके आ गई। कहने लगी कि अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने देकर तंग कर दिया है। कहते हैं तुम्हारा बाप दुबई से कमा कर आया है। क्या था जो हमारे बेटे को एक गाड़ी ही खरीद कर ले देता। हमने तो इसलिए शादी की थी कि बाप दुबई में जाके कमाता है, बेटी को ट्रक भरकर जहेज देगा। लेकिन हमें तो बड़ी मायूसी हुई है। ये सुनकर खालिद ने बेटी को चुप करवाया।
इसके अकाउंट में बस 10 लाख रुपए ही बचे थे। ये भी वो पैसे थे जो वो अपनी जरूरतों को कम करके बचा के रखता था। बाकी के पैसे तो वो यूं ही पाकिस्तान भेज देता था। शम्सा का बेटा फौरन से सारे पैसे ले लेता था। कहता था, अम्मा तुम क्या करोगी, घर का खर्चा मैं संभालूंगा। बेटी के आंसू देखकर खालिद का दिल पसीज के रह गया था। इसने कहा, बेटा तू रोना बंद कर, मैं कल ही तेरे शौहर को गाड़ी ले देता हूँ। 10 लाख की गाड़ी अगले ही रोज खालिद ने दामाद को लेकर दी थी। तब जाके दामाद का बिगड़ा मुंह ठीक हुआ था। बेटी के चेहरे पर भी मुस्कान आई थी। ये देखकर खालिद पुरसकून हो गया था। लेकिन अब जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। एक गहरी सांस इसने ली और दोबारा से अपना वीजा लगाया और दुबई के लिए अप्लाई कर दिया। इस बार शम्सा का दिल और दिमाग बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। कहने लगी, बस कर दो खालिद, बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने में तुमने बीवी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। मुझे मजीद तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजारनी। सब बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, कोई मेरे साथ बैठता तक नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस बार मत जाओ। वो कहने लगा, बस अब की बार जाने दो, छोटी बेटी भी बड़ी हो रही है, इसके जहेज का भी इंतजाम करना है। सोच रहा हूँ कि इस बार छोटे दामाद को पहले से ही गाड़ी की चाबी दे दूं। बेटियां जब सिसक सिसक कर मैके के दर पर आती हैं तो देखा नहीं जाता। शम्सा खालिद के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, शादी के नाम पर बस 5 साल दिए हैं आपने मुझे, इसके बाद तो मैंने सिर्फ तन्हाई काटी है। ना खत्म होने वाला इंतजार मेरी आंखों को देकर चले जाते हो। मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। शम्सा खालिद को जाने नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी वो बच्चों की खातिर दोबारा दुबई चला गया। लेकिन ये नहीं जानता था कि चंद साल बाद वो जो खबर सुनेगा वो इसके दिल को तड़पा कर रख देगी। इसे दुबई आए हुए बस 2 साल ही गुजरे थे कि जब बेटे का फोन आया तो रोने लगा। रो के कहने लगा, अब्बा अम्मा हमें छोड़कर चली गई। ये सुनना था कि खालिद के हाथ से फोन गिर चुका था। इसे लगा कि जैसे इसका दिल थम गया हो। अपने कानों में से शम्सा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। इस बार वो बस रोए जा रही थी। कह रही थी कि खालिद मत जाओ, इस बार मुझसे तुम्हारी जुदाई सही नहीं जाएगी। मैं थक चुकी हूँ आपका इंतजार करते करते। मुझे नहीं चाहिए आसाइशें, मुझे आपकी संगत चाहिए। शम्सा की बातें याद आते ही खालिद की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, शम्सा मुझे माफ कर दो। बच्चों की ख्वाहिशात और जरूरियात की खातिर मैंने तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम ही रखा था। सोचा था कि बच्चे बड़े होंगे, कारोबार संवारेंगे तो बुढ़ापा तुम्हारे संगत में गुजारूंगा। लेकिन शायद मेहनत और मुशक्कत मेरे नसीब से अभी खत्म नहीं हुई। इस थका देने वाले सफर में तुम क्यों मुझे तन्हा छोड़ गई हो, क्यों। खालिद का पछतावा शम्सा को वापस नहीं ला सकता था। वो पाकिस्तान जैसे ही पहुंचा, बीवी का जनाजा तैयार था। बस 2 मिनट ही मिले थे खालिद को शम्सा का चेहरा देखने के लिए, इससे बातें करने के लिए। आज इसके पास फुर्सत थी, लेकिन शम्सा के पास वक्त ना था। वो बिलक बिलक कर शम्सा की मैयत को पकड़े रो रहा था। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नाराज करके गया था। सोचा तो यही था कि अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, लेकिन तुम तो मुझसे सचमुच ही नाराज हो गई। शम्सा मुझे एक मौका तो दिया होता कि मैं तुम्हें मना लेता। पछतावे की आग ने खालिद को गमजदा कर दिया था। वो अब बीमार रहने लगा था। शम्सा के स्वाइम के बाद बेटी बाप के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, अब्बा ससुराल वालों ने मुझे और मेरे शौहर को घर से निकाल दिया है। जब से मेरे शौहर की नौकरी छूटी है, ससुराल वालों का रवैया बदल गया है। मैं अब कहाँ जाऊंगी। खालिद ने बेटी को तसल्ली दी और अपने ही घर पर छत पर 2 कमरे बनाकर बेटी को वहां पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन दामाद कुछ ना कमाता था। कहता, नौकरी नहीं करूंगा, अपने अब्बा से कहो कि मुझे भी पैसा दे, मैं कारोबार करूंगा। आखिर इस जायदाद में तुम्हारा भी तो हिस्सा है, और मैं जो कुछ कमाऊंगा तुम्हें ही लाकर दूंगा। दूसरी तरफ बेटे ने जब ये देखा कि माँ को मरे हुए 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन बाप दुबई जाने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि रोज ही कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर चला जाता है, तो एक रात बाप के कमरे में आकर बैठ गया। पहले इधर उधर की बातें करने लगा, फिर पूछने लगा कि अब्बा वापस दुबई कब जाना है। खालिद ने कहा कि अब नहीं जाऊंगा, पहले ही तुम्हारी माँ मुझसे नाराज होकर चली गई है। ये बात सुनकर बेटे ने तसल्ली दी। कहने लगा, अल्लाह की मर्जी है अब्बा, हम तो बेख्तियार हैं, लेकिन आप यहाँ रहकर करेंगे क्या। मैं तो खुद कंगला हो चुका हूँ।
बेटे की बात सुनकर खालिद ने ताज्जुब से इसे देखा और कहा कि मैंने तुम्हें 20 लाख दिए थे कारोबार करने के लिए। वो कहने लगा, कारोबार तो मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अम्मा बीमार हो गई। अम्मा पर मेरा पैसा पानी की तरह से खर्च हुआ है। ये कहते हुए बेटे ने अपना रुख बदला था। खालिद कहने लगा, अगर शम्सा इतनी ही बीमार थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहने लगा, अब्बा आप दूर थे, आपको क्या परेशान करते? खालिद ने कहा कि इसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। वो कहने लगा, अब्बा खुदा के लिए दुबई चला जा, मुझे जाते ही पैसे भेज दे। इस बार मैं जम के मेहनत करूंगा और तुझे कमा कर दिखाऊंगा। खालिद ने एक नजर अपने बेटे को देखा और फिर गहरी सांस खारिज करके रह गया। इसने तो सोचा था कि अब दोबारा दुबई कभी भी नहीं जाएगा। इसको तो इस घर से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो अपनी आखिरी जिंदगी यहीं रहकर गुजारना चाहता था। मगर जब बेटे की बात सुनी तो सोच में पड़ गया। वो सारी रात सो न सका था। अगली सुबह हुई तो छत से बेटी और दामाद के लड़ने की आवाजें आ रही थीं। खालिद ने यह सुना तो इसे ताज्जुब हुआ। इसका दामाद इसके घर में रहकर इसकी बेटी से कैसे लड़ सकता है? वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत की जानिब जाने लगा। अभी चंद सीढ़ियां ही चढ़ा था कि इसे छत से आवाज आई। दामाद कह रहा था कि तुम्हारा बाप अभी तक मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहा? वो मुझे पैसे देगा तो मैं कुछ राशन लेकर आऊंगा। मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारे बाप को तो हमारी परवाह ही नहीं। जो भी पैसे हों वो अपने बेटों के हाथ पर रखते हैं। इतनी ही तुम्हारी परवाह होती तो अब तक वो मेरे हाथ में पैसे रख चुके होते और मैं अपना कारोबार शुरू कर चुका होता। वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हैं। बेटी ने यह सुना तो रोने लगी। कहने लगी कि उन्होंने हमें अपने घर तो रख लिया है, अब और क्या करें? मैं बार बार अपने बाप से मांगती हुई अच्छी तो नहीं लगती। खालिद ने बेटी और दामाद के ये अल्फाज सुने तो सोच में पड़ गया। इसके सीने में अचानक से दर्द उठा था। कई सोचें इसके दिमाग पर हावी थीं। एक तरफ तो शम्सा इसे छोड़कर चली गई थी, दूसरी तरफ इसका बेटा और अब बेटी के अल्फाज। वो वापस अपने कमरे में चला आया। इसने नाश्ता भी नहीं किया था। गहरी सांस खारिज करता रहा और कितनी ही देर यूं ही छत को देखता रहा। चंद घंटों बाद कमरे से बाहर निकला तो कहने लगा कि मैं परसों रात को वापस दुबई जा रहा हूँ। बेटों ने जब ये सुना तो इनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो खुश थे कि बाप एक बार फिर कमाने वाली मशीन बन जाएगा और महाना लाखों रुपए इनके अकाउंट में आते रहेंगे। कोई भी अपने बाप की खराब सेहत को नहीं देख रहा था। सबको पैसों से ही मतलब था। खालिद तो बस तरसती निगाहों से अपने बच्चों को देखता रह गया। इसकी तो ये हसरत ही रह गई थी कि इसके बच्चे इसके साथ मोहब्बत से पेश आते। परसों रात को बेटे खुद इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए और यही कहा कि अब्बा पहली तनख्वाह पाकिस्तानी भेजना ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। सबको ही पैसों की लालच थी। कोई भी बीमार बाप के चेहरे को नहीं देख रहा था। इस बार जब खालिद बाहर गया तो खूब मेहनत मजदूरी करने लगा। वो पहले से भी ज्यादा डबल काम कर रहा था। इसका कहना था कि इस बार एक ही दफा सारी मेहनत करके पाकिस्तान चला जाऊंगा और दोबारा यहाँ वापस नहीं आऊंगा। वो जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करता था वही 12 से 16 घंटे तक काम करने लगा। काम की ज्यादती की वजह से इसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, मगर इसके बावजूद इसने हार ना मानी। हर महीने लाखों रुपए पाकिस्तान भेजता रहा और कहता कि ये पैसे जमा करो और अपना कारोबार शुरू करो। चंद ही सालों बाद मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा और फिर वही रहूंगा। वो जब भी पाकिस्तान आने का सोचता तो बेटे कोई ना कोई फरमाइश कर देते। कहते कभी फलां चीज की जरूरत है तो कभी कहते हमारा कारोबार में इतना नुकसान हो चुका है। कभी क्या तो कभी क्या। बेटों की परेशानी सुन सुनकर वो भी परेशान होने लगा था। सर के बाल अब स्याह से सफेद होने लगे थे। दाढ़ी तो कब की सफेद हो चुकी थी। वजूद में हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं। अगर बैठ जाता तो उठना मुश्किल था। अगर उठ जाता तो बैठते हुए शदीद दर्द हुआ करता। मगर इसके बावजूद वो खुदा का नाम लेकर दुबई में मेहनत मजदूरियां करता रहा ताकि इसके बच्चों की मुश्किलात आसान हो सके। जिंदगी के 42 साल इसने दुबई की नजर कर दिए थे, मेहनत मजदूरी की नजर कर दिए थे, या फिर अपने बच्चों को आराम और आसाइश पहुंचाने की नजर कर दिए थे। इसने तो यहाँ पर सूखी रोटी और बासी दाल ही लेकर खाई थी। वो पैसे बचाने की ही कोशिश किया करता था। महीने बाद अगर इसका बहुत दिल करता तो वो कभी कभार होटल पर जाकर बिरयानी या कोरमा मंगवा कर खा लिया करता, वरना इसने तो नाश्ते के वक्त भी कभी होटल से पराठे का ऑर्डर भी ना किया था।
जबकि वहीं पाकिस्तान में इसके बच्चे खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। वो बूढ़ा हो चुका था, अब पहले की तरह काम काज ना कर सकता था। इसलिए जिस बॉस के यहाँ काम किया करता था, इसने अब खालिद को रिटायर करने का फैसला कर लिया। वो अब खालिद से ज्यादा काम ना लेता था। एक रोज इसे अपने पास बुलाया और एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की, क्योंकि पिछले 42 साल से वो इसी के यहाँ काम कर रहा था और अब इसका कारोबार इसके बेटे संभालने लगे थे। वो वहां आया और एक 50 लाख का चेक इसने खालिद के हाथ पर रखा और बोला कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। तुम ये चेक ले जाओ और अपना हज उम्रा करके घर में बीवी बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी गुजारो। खालिद ने जब ये देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रिटायर हो रहा था। इसने एक दफा अपने वजूद को देखा और फिर इस चेक को, और बेसाख्ता इसे शमसा याद आई थी। काश वो आज जिंदा होती तो वो इसे खुशी से बता सकता कि वो पाकिस्तान वापस हमेशा हमेशा के लिए आ रहा है। इसके तो बच्चे इसे फोन ही पैसे के लिए करते थे, वो भी 1-2 मिनट बात करते। इसने खुशी से अपने बच्चों को फोन किया, मगर किसी ने भी कॉल ना उठाई। वो बताना चाहता था कि वो वापस आ रहा है, मगर जब किसी ने फोन ना उठाया तो उसने खुद ही पाकिस्तान जाकर सरप्राइज देने का फैसला किया। वो अपना सारा सामान समेटकर वापस पाकिस्तान चला आया। जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो अपने बच्चों को फोन करके बताया कि वो पाकिस्तान आ गया है, इसकी नौकरी मुकम्मल हो चुकी है। सभी बहुत खुश थे। बेटे और बेटियां सभी घर में जमा हो चुके थे। सबने मुख्तलिफ इकसाम के खाने बनाए और खालिद का इंतजार कर रहे थे। दोनों बेटे गए और खालिद को लेकर घर आए। घर आते ही जब खालिद ने अपनी बेटियों को, अपने नवासे और पोते पोतियों को देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कमी थी तो बस शमसा की। बेसाख्ता खालिद की आंखों में आंसू आ चुके थे। काश आज शमसा भी यहाँ पर मौजूद होती। बड़ी बेटी तो अपने घर में खुश थी। उस रोज बाप के साथ रही और फिर रात का खाना खाकर अपने शौहर और बच्चों के साथ वापस घर चली गई। छोटी बेटी का शौहर तो वहीं पर एक छोटा सा कारोबार शुरू कर चुका था और कमाने लगा। बेटी ने बाप की खूब खिदमत की, इससे बातें करती रही, जबकि दोनों बेटों ने भी कोई कसर ना छोड़ी। इनके दिल में यही था कि बाप अब जो भी जमा पूंजी लाया होगा वो इन दोनों में से किसी एक को दे देगा। दोनों में से हर एक की यही कोशिश थी कि ज्यादा हिस्सा इनके हिस्से में आए। खालिद ने जब बेटों की खिदमत देखी तो एक गहरी सांस खारिज करके इन्हें दुआएं देने लगा। वो पुरसकून थे। 2-3 दिन खूब आराम किया और डॉक्टर के पास जाकर दवा ली, ताकि अपनी हड्डियों को जरा मजबूत कर सके, क्योंकि इनके लिए तो अब धीरे धीरे उठना तक महाल होता चला जा रहा था। जब सेहत कुछ बहाल हुई तो बड़े बेटे से कहने लगे कि बेटा, तुम कहाँ कारोबार करते हो, जरा मुझे दिखाओ तो सही। बेटे ने जब ये सुना तो फौरन हड़बड़ा गया और इधर उधर की बातें करने लगा। जब भी खालिद कारोबार की बात करता तो वो फौरन बात को टाल देता। खालिद को दाल में कुछ काला लगने लगा। एक रोज वो और इसकी बेटी अकेले बैठे बातें कर रहे थे। बेटी कहने लगी कि हमारा नया घर तैयार हो रहा है, हम जल्दी उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आपने जो पैसे हमें दिए थे हम वो भी आपको वापस कर देंगे। दामाद भी वहीं पर आ चुका था। कहने लगा कि आपके हम पर बहुत एहसानात हैं। मेरे अपने घर वालों ने, सगे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मगर आपने हमारा बहुत साथ दिया। हम अब मजीद आप पर बोझ नहीं बनेंगे। खालिद इनका ये तकल्लुफ देखकर मना करने लगा कि ये तुम लोगों का अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो, मैं हर वक्त तुम लोगों के लिए मौजूद हूँ। तभी बेटी ने बातों ही बातों में अपने बाप को बताया कि बड़े भाई ने अभी तक कोई कारोबार नहीं किया, बल्कि इस घर का खर्च आपके भेजे हुए पैसों से ही चल रहा है। भाई बहुत फजूल खर्च है, अपनी बीवी और बच्चों की हर ख्वाहिश को मुंह मांगी कीमत पर पूरे करते फिर रहे हैं। खालिद ने यह सुना तो बहुत सदमा हुआ। वो अपना पेट काट कर ये पैसे भेज रहा था ताकि बेटे अच्छा कारोबार शुरू कर सके। अब तक अगर हिसाब लगाया जाए तो वो करोड़ों रुपए बेटों के हाथ पर रख चुका था। अगर वो चाहते तो इन पैसों को अच्छा इस्तेमाल करके अभी महाना लाखों रुपए कमा रहे होते। खालिद को ये बात दिल पर लगी थी। बेटी और दामाद अपना नया घर देखने के लिए वहां से चले गए, जबकि खालिद बेटों से अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगा। इसे यूं लगा था जैसे 42 साल की मेहनत पल भर में बह चुकी हो। कुछ रोज गुजरे तो बड़ा बेटा बाप के पास आया और आकर कहने लगा, अब्बा, काम में बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देनी है। आपके पास कितने पैसे हैं, मुझे दे दे, ताकि मैं जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कर सकूं। खालिद ने यह सुना तो बेटे से कहने लगा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? खालिद का बेटा फौरन सोच में पड़ गया और फिर बोला,
कि 10-15 लाख बहुत रहेंगे। खालिद ने ये सुना तो फौरन कह उठा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं कहाँ से तुम्हें इतने पैसे दूं? सारी कमाई मैंने तुम लोगों को भेज दी थी, अब मैं खाली हाथ हूँ। बेटे ने जब सुना तो गुस्से से बाप को देखने लगा। कहने लगा, अब्बा झूठ बोलता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने 42 साल नौकरी की है और तुझे काम छोड़ने पर 1 रुपया भी ना मिला हो? तू झूठ बोल रहा है। मगर खालिद ना माना। इसने बेटे से झगड़ा शुरू कर दिया कि मैंने लाखों रुपए तुम लोगों को भेजे और तुमने अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया। निकल जाओ मेरे कमरे से। उस वक्त तो मामला टल गया, मगर अगले रोज एक बार फिर खालिद का बड़ा बेटा इसके पास आया और जबरदस्ती बदतमीजी से पैसों की डिमांड करने लगा। जब खालिद ने इनकार किया और बेटे को गिरेबान से पकड़कर थप्पड़ मारा तो बेटा भी बिफर उठा। अगले ही पल इसने अपने बाप को गिरेबान से पकड़ लिया। खालिद का तो जैसे दिल धड़कना भूल चुका था। इसका बेटा इसका गिरेबान पकड़े खड़ा था। बेटी ने छत से शोर की आवाज सुनी तो फौरन नीचे आई। भाई को मारने लगी, मगर भाई ने बहन को मारकर दूर कर दिया। कहने लगी कि खबरदार जो मेरे करीब भी आए। तो इतना कहकर इसने अपना जूता उतारा और अपने ही बाप को मारने लगा, जिसने 42 साल तक अपनी जवानी और बुढ़ापा बेटे की खातिर सर्व कर दिया था। आज वो इसका ये अजर दे रहा था। बेटी से जब कुछ ना बन पड़ी तो फौरन मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर दी और फिर इसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। बेटे ने बाप को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बुलंद आवाज में बाप को बुरा भला कह रहा था, जबकि खालिद सीने पर हाथ रखे हुए वहीं गिरकर बेहोश हो चुका था। बेटी बाप के पास पहुंची और इन्हें उठाने लगी। छोटे बेटे से कहने लगी कि जाओ नाना के लिए पानी लेकर आओ, मगर खालिद के बड़े बेटे ने इसको अंदर न आने दिया। कहने लगा, कोई एक घूंट पानी भी इसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मरता है तो मरने दो, कंगाल बाप कहीं का। अभी वो ऐसा कर ही रहा था कि आधे घंटे के बाद इनके घर के बाहर लोगों का मजमा इकट्ठा हो चुका था। वहां पर पुलिस और कुछ अदारे से लोग मौजूद थे। वो खालिद की बेटी से पूछगछ करने लगे। इसने इतराफ किया कि वो वीडियो इसी ने ही फेसबुक पर लगाई थी। इसका भाई इसके बाप को मार रहा था। ये खबर जिसने सुनी कानों को हाथ लगाया। कहने लगे कि क़यामत की निशानियों में से एक है, सगा बाप अपने बेटे के हाथों मार खा रहा है। पुलिस ने फौरन इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। खालिद की बेटी और दामाद अस्पताल ले गए। इन्हें हार्ट अटैक आया था। ये सदमा इनके लिए भारी था, मगर चंद हफ्तों बाद इनकी सेहत बहाल हुई। तब तक बेटी और दामाद का घर भी तैयार हो चुका था। वो लोग पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गए। अपने बाप को भी अपने साथ ही ले आई थी। खालिद ने जब बेटी और दामाद का इतना खिलाफ देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई तो इनकी औलाद में से इनके साथ मुखलिस था। मरने से पहले उन्होंने अपने पास मौजूद 50 लाख का चेक अपने नवासे और नवासियों के नाम कर दिया। वो सारे पैसे दोनों बेटियों में बराबर बांट दिए थे, जबकि बेटों को 1 रुपया भी ना दिया।